हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक अमेजिंग सी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। पर उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। कभी न कभी आपने अपनी लाइफ में फेलियर फेस किया है और फिर आपने सोचा हो कि काश मुझे एक चांस और मिलता तो शायद मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता, तो अभी मेरी हालत ऐसी ना होती, कुछ और ही होता। द सुप्रीम रीइंकार्नेशन भी बिल्कुल इसी आइडिया पर बेस्ड एक एक्शन फैंटेसी कॉमिक है, जिसमें हमें हमारे हीरो चेनली की स्टोरी बताई जाती है, जो कि पास्ट लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एम्परर था, पर इसके बाद भी वो अपनी फैमिली के साथ एक हादसे में मारा जाता है। मरने से पहले उसकी लाइफ का एक ही रिग्रेट था कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उनकी जान नहीं बचा पाया। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसे दूसरा जन्म मिल जाता है, जहाँ वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि फ्यूचर में कोई भी कभी भी उसकी फैमिली या उसको नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचे भी ना। इसके बाद हमें उसकी ये पावर हासिल करने वाली जर्नी दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। तो चेनली की ये बाकी की जर्नी जानने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो याद से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस कॉमिक को भी चेकआउट कर लेना और पढ़ने के बाद मुझे भी बताना कि कैसी लगी। तो चले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन में वापस आते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ येलो स्प्रिंग फ्लावर लेने के लिए क्लिफ के ऊपर जाता है, जहां उसे लुओ और याओ याओ भी ज्वाइन कर लेते हैं। पर लुओ उन दोनों को ट्रिक करके मेडिसिन खिला देती है, जिससे वो दोनों हिल नहीं पा रहे थे और अब वो उन दोनों को मारने ही वाली थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वांग हाओ लुओ से क्वेश्चन करता है कि अगर तुमने हम दोनों को मार डाला तो फिर तुम अपने मास्टर को क्या जवाब दोगी, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी। ये सुनने के बाद लुओ मुस्कुराती हुई अपने पास से आइस वुड निकाल लेती है, जिससे कि आसपास के मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वांग हाओ जब उस आइस वुड को देखता है तो वो लुओ की सारी चालाकी समझ जाता है। लुओ उन दोनों के पास वो आइस वुड जलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद याओ याओ इमोशनल होकर सोचती है कि उसने स्टार्टिंग से लुओ को अपनी बहन जैसा ट्रीट किया, लेकिन एट द एंड वही उसकी दुश्मन बन गई, वो उसको भी मारना चाहती है। वांग हाओ से चुप कराते हुए कहता है कि वो अकेले तुम्हें नहीं मारना चाहती है, मुझे भी तो मारना चाहती है, और अच्छा हुआ ना तुम्हें उसकी असलियत पता लग गई। याओ याओ को तो बहुत बुरा लग रहा था कि उसने लुओ की बात मानकर वांग हाओ से दुश्मनी की थी। वांग हाओ से शांत रहने का बोलकर यहाँ से चलने को कहता है, पर उससे पहले उसकी नजर पड़ती है वहाँ से आ रहे एक रेड फ्लेम टाइगर पर। ये देखकर वांग हाओ कहता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो टाइगर रोर करके अपने बाकी सारे साथियों को भी बुलाने लगता है। उसके साथियों के आते ही वो सभी मिलकर वांग हाओ और याओ पर अटैक करने आते हैं। याओ तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब तो वो मरने वाली है, गई। वांग हाओ से आंखें खोलने का कहता है। जैसी वो आंखें खोलती है ना, उसके आगे एक बड़ा सा ड्रैगन होता है, और ये और कोई नहीं, हमारा छोटू गोल्डन ड्रैगन था, जिसे देखकर याओ याओ फिर से डरने लगती है। गोल्डन ड्रैगन उसे शांत रहने का कहता है, क्योंकि वो छोटू सा ड्रैगन था, ये तो बस उसका क्लोन था जो कि थोड़ी देर के लिए है। उसको देखकर वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है। वांग हाओ याओ याओ से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि छोटू ड्रैगन ज्यादा देर तक ये ड्रैगन वाली फॉर्म में नहीं रह सकता, उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है। पर याओ याओ के बॉडी से तो अभी तक मेडिसिन का असर गया नहीं था। वांग हाओ भी अपनी बॉडी से उस मेडिसिन का असर हटाने के लिए बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। सीड ऑफ लाइफ की पावर की वजह से उसकी बॉडी से मेडिसिन का असर भी हट जाता है। यहाँ छोटू ड्रैगन के असल फॉर्म में आते ही वो टाइगर भी वापस आ गया था। इससे पहले कि वो टाइगर उन पर झपट पाता, वांग हाओ उस पर सोल अटैक करता है, जिसकी हेल्प से वो टाइगर अपनी मेमोरी इरेज कर चुका था। वांग हाओ वापस आकर उसे एक जोरदार किक मारता है। याओ याओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ वांग हाओ को पता था कि एक और टाइगर है। वो पीछे से स्नेक अटैक करने ही वाला था कि वांग हाओ स्पीड से वहाँ से साइड हट जाता है और फिर अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से वो उस टाइगर को भी मार डालता है। वो याओ याओ से कहता है कि हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, शायद इनके ब्लड को स्मेल करके और ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाए, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर वो याओ याओ को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। वो माउंटेन के एक सेफ प्लेस पर जाकर रुकते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर का खतरा थोड़ा कम था। याओ याओ को भूख लग जाती है। वांग हाओ को पहले तो हंसी आती है, उसके बाद वो उसे मीट दिखाते हुए कहता है कि उसके पास ये मॉन्स्टर का मीट बचा है, क्या वो खाना चाहती है। याओ याओ का मन तो नहीं था, लेकिन अब जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। वो वांग हाओ को कहती है कि उसे खिला दे। वांग हाओ से जब वो मीट टेस्ट कर आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने मन में सोचता है कि लड़कियां भी कितनी अजीब होती है ना, मैं लड़की होकर खुद ही लड़कियों की बुराई कर रही हूँ। पहले तो ये खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब खाने के बाद इसको कितना टेस्टी लगा है। तभी याओ याओ को खांसी आने लगती है, उसे पानी पीना था, तो वांग हाओ उसके लिए पानी लेने जा रहा था। वो वांग हाओ को रोक कर कहती है कि जल्दी आना, उसे अकेले यहाँ डर लग रहा है। वांग हाओ समझ जाता है। वांग हाओ के वहाँ से जाते याओ याओ नॉर्मल हो जाती है और हमें पता लगता है कि मैडम की बॉडी से तो पिल का असर कब का खत्म हो चुका है। वो तो बस वांग हाओ के सामने एक्टिंग कर रही थी और फिर वांग हाओ के बारे में सोच कर शर्माने लगती है, ये सोचकर कि उसने मेरी जान बचाई क्योंकि वो मुझे लाइक करता है, कितना अच्छा है ना मेरे लिए। मैडम शर्माने में बिजी थी कि उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, उसे लगता है वांग हाओ है, तो वो फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। पर
पर ये तो कोई दो और अजनबी लोग थे जो कि याओ याओ को वहाँ अकेला देखकर मौके पे चौका मारने की सोच रहे थे। इधर वांग हाओ जो कि पानी लेने आया था, उसे फाइट की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि शायद याओ याओ किसी मुसीबत में है और वो उसके पास पहुँचता है। जाकर देखता है तो वो दो लड़के ऑलरेडी पिटे पिटाए थे, तो वो उन पर और हाथ साफ कर लेता है। याओ याओ को सही सलामत देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है। याओ याओ उसे देखकर चौंकती है और ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे अभी अभी ठीक हुई है। वांग हाओ भी उसकी बात मान जाता है। यहाँ वो दो लड़के गुस्से में जाने लगते हैं कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, वो इस चीज का बदला लेके रहेंगे। इधर छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि इन दोनों की बॉडी में से डेविल ऑरा निकल रहा है, ये पक्का डेमोनिक कल्टीवेटर है। वांग हाओ उन दोनों लड़कों के पास जाकर उनके ऑरा को प्योरीफाई कर देता है, जिससे उन दोनों लड़कों की याददाश्त चली जाती है। वो तो ये भी भूल गए थे कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। वो वांग हाओ को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ याओ याओ को समझ में नहीं आता कि वांग हाओ के पास कौन सी पावर है कि वो सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। यहाँ छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि लगता है एकेडमी में बहुत सारे ऐसे इविल कल्टीवेटर भरे हुए हैं, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यही हो जाता है खत्म। तो जाने से पहले याद से बिली बिली कॉमिक को चेकआउट करना ना भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है।